तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम जो है क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने स्टार्ट करने वाले हमने हमारी ज्योग्राफी क्लास 6 की, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में हम कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। सोलर सिस्टम किन किन लोगों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, किन किन लोगों मतलब किन किन प्लैनेट्स है, क्या क्या है सोलर सिस्टम में, वो सब किस तरीके से हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें जो है ज्योग्राफी की जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बिना हम डिस्कस नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो इस पूरे पैराग्राफ में जो है बताया गया है कि जो तारे होते हैं, आपने कभी स्काई को नोटिस किया होगा, पूरा आसमान आपको तारों से भरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उनमें से आपको लगता है कुछ तारे जो है वो तो चमकते हैं, कुछ नहीं चमकते हैं, ठीक है। कुछ की खुद की लाइट होती है, कुछ की नहीं होती है, ठीक है। जो नहीं चमकते वो तो हमें दिखेंगे ही नहीं। बट ये जो चीज़ें हैं कि ये पूरा आसमान जो है वो तारों से भरा हुआ है, बहुत सारे स्टार्स हैं, छोटे छोटे देखने को मिलते हैं हमें। वो क्या सच में इतने बड़े ही हैं जितने हमें देखने को मिलते हैं, या फिर उनका शेप जो है वो अर्थ से 100 गुना 1000 गुना जो है वो बड़े हैं, ठीक है। क्या है इस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है सिचुएशन, तो वही हम इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, कि कितना खूबसूरत होता है पूरे आसमान को देखना जब सनसेट हो गया हो। सनसेट का मतलब है शाम हो गई हो तब, उसके बाद में जब आसमान को देखते हैं तो पूरा हमें तारों से भरा हुआ दिखाई देता है, कितना सुंदर खूबसूरत दिखाई देता है। आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे दो ब्राइट डॉट्स जो हैं वो शाइन करती है स्काई में। मतलब आसमान में बहुत सारे तारे हो सकते हैं, बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक या दो ऐसे होंगे जो कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहे होंगे एज कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है। तो और उनमें से धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जो है वो नाइट बढ़ती जाती है तो उसी तरीके से जो है वो उनके नंबर भी बढ़ने लग जाते हैं, इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। वो तारे जो होते हैं वो हम उनको काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पूरा स्काई जो है वो छोटे छोटे तारों से, छोटे छोटे शाइनी ऑब्जेक्ट से जो है वो भर जाता है। कुछ ब्राइट्स होते हैं, कुछ डीम होते हैं, कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहे होते हैं और कुछ जो है बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहे होते हैं, कम शाइन कर रहे होते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ डायमंड की तरह दिखते हैं, वो ट्विंकलिंग अपीयर करते हैं। ये सब चीज़ें तो चलो तारों की। अब ये तारे जो है वो क्या है असलियत में, व्हाट आर दे, ठीक है। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं कि इन सब ब्राइट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ इनसे ही, तो यू मे ऑल्सो सी द मून और मोस्ट ऑफ द डेज, मतलब आपने इन तारों में से भी अगर आसमान में हमें तारे देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, तो उनके साथ में एक और पर्सन देखने को मिलता है, ठीक है। वो होता है अपना चंदा मामा, ठीक है। क्या है वो, मून, ठीक है। तो मून भी है, तो मून के बारे में हम बात करेंगे। अब वो हमें किसी किसी दिन तो पूरा देखने को मिलता है, कभी वो आधा देखने को मिलता है, कभी वो दिखता ही नहीं है। ये सिचुएशन क्यों होती है, ये इस तरीके की सिचुएशन क्यों क्रिएट होता है कि कभी हमें मून जो है वो पूरा दिखाई देगा, कभी आधा दिखाई देगा और कभी आधा भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन का कारण क्या है, इसका कारण है कि जब हमें मून जो है वो पूरा दिखाई दे, पूरा चंद्रमा हमें दिखाई दे, तो हम उसे कहते हैं पूरे मंथ में एक बार हमें दिखाई देता है फुल मून, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फुल मून या पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हमें क्या देखने को मिलता है, फुल मून देखने को मिलता है। फिर न्यू मून भी होता है अमावस्या के दिन, जब हमें मून पूरा डिसअपियर हो जाता है, पूरा स्काई तो क्लियर दिखाई देता है लेकिन वहाँ पे मून नहीं होता, वहाँ पे मून हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, ये क्यों, क्या ऐसा हो रहा है कि जो मून खुद ही डिसअपियर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग होगी ज्योग्राफी की, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो चमकता है सन की लाइट से, ठीक है। ये सन है और सन की लाइट से जो है ये मून जो है वो चमक रहा है, ठीक है, शाइन कर रहा है। जब सन की रेज जो है डायरेक्ट इसके आधे पार्ट में पड़ेगी तो क्या होगा कि ये इसका ये पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो है वो चमक रहा है, बाकी का जो आधा पार्ट होगा वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी कारण से हमें मून जो है कभी आधा, कभी पूरा, कभी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है।
ठीक है। तो जब हमें पूरा मून देखने को मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। जब हमें मून डिसअपियर हो जाए, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, तो उसे हम कहते हैं कि वो न्यू मून नाइट है या अमावस्या है। ठीक है, उसमें हमें स्काई तो पूरा देखने को मिलता है क्लियर, लेकिन मून देखने को नहीं मिलता है। आगे क्या है कि ये तो समझ में आ गया कि डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब चलो ठीक है कि ये एक समय पे पूरा देखने को मिलता है, आधा देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, बट ऐसा क्यों होता है कि ये जो स्काई है हमें सिर्फ रात के समय में देखने को मिलता है? दिन में ये तारे क्यों नहीं चमकते, दिन में ये मून क्यों नहीं चमकता? वॉट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है इसका? ठीक है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो ब्राइट लाइट होती है सन की, वो उनको अलाउ नहीं करती कि हम उन ऑब्जेक्ट को देख सकें। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट को हम देख सकें दिन में, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारी अर्थ पे भी एक समय दिन हो रहा होगा तो एक समय रात हो रही होगी, ऐसा पार्ट होता है। अगर सन की रेज जो है वो डायरेक्ट आ रही है, ये सन इसकी रेज डायरेक्ट आ रही है हमारी अर्थ पे, दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रात हो रही है। दिन हो रहा है तो मतलब सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही है यहाँ पे, और जो टीनी ऑब्जेक्ट्स इधर उधर होंगे, ठीक है, वो उनकी इतनी लाइट नहीं होगी जितनी सन की है, तो इस वजह से वो हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देते, ब्राइट नहीं दिखाई देते। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा दिन में भी आपको थोड़ा हल्का हल्का चांद देखने को मिलता है। वो इस रीज़न से होता है क्योंकि अगर सन की रेज जो है वो बहुत ब्राइट है, तो उस वजह से जितने ब्राइट ऑब्जेक्ट है वो साथ उसमें मिल जाते हैं और वो हमें इतने क्लियर दिखाई नहीं पड़ते। जबकि अगर हम नाइट में देखेंगे तो क्या होगा कि हमें आसानी से, जो ये तो सब चमक ही रहे हैं सन की लाइट से, लेकिन हमारे पास में एक अर्थ का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ रही है डायरेक्ट, ठीक है, नहीं पड़ रही, इस वाले हिस्से में पड़ रही है, तो इतने ब्राइट ऑब्जेक्ट इनके ऊपर तो पड़ ही रही है सन की रेज। ठीक है, तो हमें जो है वो ये सारे जो चीज़ें हैं वो तो हमें देखने को मिलेगी। इस वजह से रात में जो है ये हमें क्लियर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया फुल मून और न्यू मून नाइट की भी। हमने देखा कि दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, बिकॉज सन की रेज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं एक पार्ट हिस्से के, अर्थ के एक हिस्से में, कि वो जो है हमें पूरे तरीके से विजिबल नहीं हो पाते। बल्कि रात में क्या होता है कि हमारी अर्थ पे तो सन की रेज आ नहीं रही है एक साइड में, एक पार्ट में, तो वो पार्ट में जो नहीं आ रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी चमकते हुए चीज़ें हैं वो आसानी से देखने को मिलेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं कि एक बंद कमरा है जहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे कुछ चमकता हुआ चीज़ रख दें, लाइट टॉर्च रख दें, कुछ भी जो चमक रहा हो, डायमंड रख दें, तो वो कितना शाइन करेगा पूरे रूम में, वो अपनी रोशनी फैलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ रही है, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, बट जब कोई चीज़ जो है वो चमकती है आसमान में तो हमें क्लियर दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब मेरे पास में एक पूरा ब्राइट कमरा है जिसमें पूरा वो लाइट से भरा हुआ है, वहाँ पे मैं कितनी भी लाइट रख दूँ क्या मुझे दिखने को मिलेगी, क्योंकि वो पूरा तो लाइट से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दिन होता है तो हमें वो तारे जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी खुद की भी लाइट है, वो सन की भी लाइट पड़ रही है ऊपर से, तो वो दोनों क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है। दूसरा चलो ये तो समझ में आ गया। अब सेलेशियल बॉडीज़ क्या होता है, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर ज़्यादा हायर स्टडीज़ में भी जाओगे वहाँ पे भी तुम्हें जो है ये टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा कहीं पे भी, वहाँ पे सिर्फ मेंशन होगा सेलेशियल बॉडीज़ जो है वो ये करते हैं वो, लेकिन इनका जो बेसिक मीनिंग है या बेसिक डेफिनेशन है वो आपको इस एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, बहुत आगे तक काम आएगा ये। सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती है, देखो सारी जो बॉडीज़ होती हैं जिनकी मतलब कि नाइट स्काई में शाइन करती है, रात में जो है वो चीज़ें चमकती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, या खुद की उनकी लाइट खुद की नहीं, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट जो रात में शाइन करते हैं उन्हें हम सेलेशियल बॉडीज़ कहते हैं। जैसे कि सन है, मून है, सारे ऑब्जेक्ट जो कि शाइन करते हैं इन द नाइट स्काई, उसे हम क्या बोलते हैं, वो है सेलेशियल बॉडीज़, जो कि चमक रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, जो चीज़ें चमक रही हैं, ठीक है, खुद की लाइट से या किसी और की लाइट से वो चमक रही है, तो उसे हम बोलते हैं सेलेशियल बॉडीज़। ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेलेशियल बॉडीज़, कि या तो वो खुद की लाइट है उसकी वो, या फिर वो किसी और की लाइट से चमक रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सेलेशियल बॉडीज़। पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें जो हैं वो चमक रही हैं, दैट इज़ ऑल सेलेशियल बॉडीज़। अब देखो कि स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, गैसेस से मिलके वो बने हुए होते हैं, बड़े और हॉट होते हैं स्टार। एक सन जो है हमारा वो भी स्टार ही है, ठीक है, सन जो है वो भी एक स्टार है। तो
जो स्टार होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, उनकी खुद की हीट होती है, वो इतने बड़े होते हैं, इतने हॉट होते हैं, ठीक है, और गैसेस से मिलके बने हुए होते हैं। तो स्टार्स की बात हो रही है यहाँ पे कि स्टार्स जो है वो गैसेस से मिलके बने हुए हैं, बहुत बड़ा साइज़ है उनका, बहुत हॉट होते हैं, खुद की हीट लाइट होती है, दूसरों को भी वो क्या करते हैं, इसी वजह से वो दूसरों को भी मदद करते हैं शाइन करने में, ठीक है, जैसे कि हमारा मून है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सन की स्टार की जो है उसकी रेस से वो चमकते हैं, ठीक है। तो स्टार जो है खुद की लाइट, खुद की हीट, बहुत बड़ा होता है साइज़ में, और वो गैसेस से मिलके बना हुआ होता है स्टार। ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि जिसकी खुद की लाइट होगी वही वो चमक रहा है तो हमें बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडी है, नहीं। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी खुद की लाइट से चमक रहे हो या किसी और की लाइट से चमक रहे हो, उसे हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, बस वो चमकने चाहिए, ठीक है। तो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़। स्टार्स की बात हो गई कि स्टार्स बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, लाइट खुद की होती है, खुद की हीट होती है, गैसेस से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, उसे हम स्टार कहते हैं। अब हमें तो बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं हमारे स्काई में, ठीक है, बहुत सारे स्टार जो है वो टिंकल कर रहे, तो क्या ये छोटे होते हैं? क्या ये छोटे क्यों, ये क्या सच में छोटे होते हैं जितने हमें देखने को मिलते हैं, या फिर इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है? ये इस वजह से क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है। सन एक ऐसा स्टार है जो हमारे नियरेस्ट है, ठीक है। बाकी जो स्टार्स हमें जो नाइट स्काई में देखने को मिलते हैं हमसे बहुत लाखों मिलियंस किलोमीटर दूर होते हैं, इस वजह से हमें उनकी साइज़ जो है वो बहुत छोटी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे जिस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये इतने सारे स्टार्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि स्टार्स जो होते हैं, अलग अलग स्टार्स जो होते हैं वो अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, अलग अलग शेप बनाते हैं। जिस तरीके से ये पैटर्न चम्मच के जैसा देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, और ये स्टार देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से ये जो स्टार्स जो हैं वो ये स्टार्स जो हैं वो एक तरीके का पैटर्न बनाते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अलग अलग स्टार्स जो होंगे जब वो अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ स्टार जो है कोई पैटर्न बनाएंगे तो हम उसे कॉन्स्टिलेशन कह देते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बियर जो है इस तरीके का एक कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है, उर्सा मेजर या बिग बियर। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, मतलब कि एक तारों का समूह जो कि किसी तरह का पैटर्न बना रहा है, किसी तरीके की स्ट्रक्चर शेप बना रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। वो क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। ग्रुप ऑफ स्टार्स तो है लेकिन वो एक तरीके का पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन है। और उर्सा मेजर बिग बियर एक तरीका का कॉन्स्टिलेशन है। सप्तऋषि जो है 7 तारों का जो है उसमें समूह होता है। सप्तऋषि जो है वो कॉन्स्टिलेशन है लेकिन वो पार्ट है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ठीक है। सप्तऋषि जो है 7 स्टार का जो एक समूह है और वो पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का है। एक उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन में पता है उसका पार्ट, जैसे एक फैमिली होती है उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसी तरीके से जो सप्तऋषि है वो उर्सा मेजर फैमिली का एक पार्ट है, ठीक है, सप्तऋषि। उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्टार देखने को मिलता है आपको जो बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। तो पुराने समय में क्या होता है, एशियन टाइम में जो लोग रहते थे उनके पास में कोई बोल सकते हैं जीपीएस तो होता नहीं था, ठीक है, घड़ी तो होती नहीं थी, तो वो किस तरीके से डिसाइड करते थे दिन हो रहा है, रात हो रही है, कहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ों के लिए वो डायरेक्शन के लिए वो उस स्टार का यूज़ करते थे। वो स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, ठीक है, इंडिकेट करता है, उसे हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी कहते हैं। जो बहुत ब्राइट चमकता भी है वो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एशियन के लोग इन तारों को देख के जो है वो डायरेक्शन को तय करते थे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है कि स्टार्स क्या होते हैं, खुद की लाइट, खुद की हीट, बड़े होते हैं, गैसेस से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, ये और बहुत ज़्यादा इमिट करते हैं हीट को, ये भी समझ में आ गया। अब कॉन्स्टिलेशन भी देखा कि तारों का समूह, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टार तो है लेकिन क्या है कि अलग अलग पैटर्न्स भी बना रहे हैं वो, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन में हमने देखा उर्सा मेजर बिग बियर, सप्तऋषि एक जो है उर्सा मेजर का पार्ट है। फिर प्लैनेट्स क्या होते हैं, पोल स्टार भी देख लिया हमने कि एक नॉर्थ साइड में पड़ता है और जो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन इंडिकेट करता है उसे हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहते हैं। अब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है, दूसरे की लाइट से वो चमकते हैं, उसे हम प्लैनेट कहते हैं, ठीक है।
सम सेलेशियल बॉडीज़ जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की हीट नहीं होती, लेकिन वो दूसरे स्टार की हेल्प से चमकती हैं, उन बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ की खुद की लाइट तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सब दूर जो है वो फैला रही है। या मून जो है, वो मून को हम प्लैनेट नहीं कहेंगे, वो उसकी अलग डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन जिन बॉडीज़ की खुद की लाइट नहीं होती, स्टार की हेल्प से वो चमकते हैं, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। लेकिन प्लैनेट्स की सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें और, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, उन्हें हम प्लैनेट्स कह देते हैं। प्लैनेट्स की ऑर्बिट होती है, वो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। वो अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं जाते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेट्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है। तो उनमें से एक जो है वो ये है कि प्लैनेट्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी है कि उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की या स्टार की लाइट से ही चमकते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट देख लेते हैं कि क्या हो रहा है कि अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है। अर्थ जो है वो सन का रोटेशन कर रही है, पूरे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन का रोटेशन कर रही है, ठीक है। कि ये जो है वो अर्थ है, ये यहाँ पे सन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये अपनी रोशनी फैला रहा है सब तरफ, और ये अर्थ जो है वो अलग अलग इस तरीके से घूमेगी और इसके चक्कर लगाएगी सन के। इसी तरीके से सन अर्थ का भी कोई सैटेलाइट होगा, ठीक है, बॉडी होगी जो अर्थ के आसपास जो है वो ऑर्बिट करेगा, तो उसे कहते हैं हम मून, ठीक है। कि मून हमारा सैटेलाइट है, कि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ के आसपास रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, सैटेलाइट है। तो प्लैनेट और सैटेलाइट में डिफरेंस समझ में आया। प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करते हैं, और जो सैटेलाइट होता है वो प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करता है, ठीक है। याद रखना कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, और आपके जो सैटेलाइट होते हैं वो सन के अराउंड और प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। ये प्लैनेट है और ये स्टार है, ठीक है। अब ऐसा ही बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं अलग अलग प्लैनेट्स की, लेकिन हमारा सिर्फ एक है मून, याद रखना। उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो भी सन की हेल्प से ही चमक रहा है, लेकिन क्या है कि वो अर्थ की ऑर्बिट कर रहा है, इस वजह से वो प्लैनेट नहीं होकर सैटेलाइट है, ठीक है। अगर वो सन का ही ऑर्बिट कर रहा होता एक फिक्स्ड ऑर्बिट में वो भी, तो उसको हम बोल देते कि वो क्या है, प्लैनेट है, लेकिन वो अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, इस वजह से वो सैटेलाइट है, ठीक है। फिर हमारे पास में कुछ प्लैनेट्स हैं जिनकी खुद की रिंग्स होती है, कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लैनेट्स हैं उनकी खुद के आसपास ऐसी रिंग होती है, रिंग बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, उनकी रिंग होती है उनके आसपास, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, वो कौन कौन से प्लैनेट हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इनकी खुद की रिंग होती है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। फैक्ट है, याद रखना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस की खुद की रिंग होती है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस की खुद की रिंग होती है। प्लैनेट क्या होता है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, सन के आसपास वो रोटेट रिवोल्यूशन करते हैं, खुद का रोटेशन भी करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। सैटेलाइट भी समझ में आ गया कि जो प्लैनेट के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। अब कुछ और पर्सन भी हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम के कौन कौन पार्ट है, एक प्लैनेट्स हैं, फिर हमारे पास में सैटेलाइट भी है, हमारे पास में जो है वो एस्ट्रॉइड है, मीटेरॉइड है। हमारे सोलर सिस्टम में एक सन पड़ता है, 8 प्लैनेट है हमारे पास में, ठीक है, फिर सैटेलाइट है, फिर कुछ सेलेशियल कुछ दूसरी सेलेशियल बॉडीज़ भी हैं, जैसे एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड। इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन पता चल गई कि स्टार जो होता है खुद की लाइट, खुद की हीट, फिर दूसरों को भी हीट दे रहा है, वो साथ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और गैसेस से मिलके बना हुआ है। प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट में। सैटेलाइट क्या है कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड के बारे में भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन हर प्लैनेट का कि वो कितना समय लगाता है एक रिवॉल्यूशन में, या फिर एक रोटेशन में कितना समय लगाता है, और कितने उसके स्टार हैं, वो सब एक फैक्ट बोल सकते हैं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। तो देख लेना आप एक बार, ऊपर से याद पता होना चाहिए कि लगभग इतना तो उसका होता है, एक प्लैनेट का कितना होता है, ठीक है, इतना।
उसके बाद में हम सन की बात कर लें। देखो सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम इसका मतलब क्या है पहले ये देख लो। सोल जो है रोमन माइथोलॉजी में इसे सन गॉड कहा जाता है, सोल को, ठीक है। सोल को रोमन की माइथोलॉजी में क्या बोला जाता है, सन गॉड, सूर्य भगवान, ठीक है। और सोलर का मतलब होता है कि जो सन से रिलेटेड हो, जो सूर्य भगवान से रिलेटेड हो, उसे सोलर कहा गया है। तो इसी वजह से जो फैमिली है सन की उसे सोलर सिस्टम बोल दिया, ठीक है। देखो सोल का मतलब है रोमन माइथोलॉजी में कि वो है सन गॉड। अब जो सन से रिलेटेड है उसे बोल दिया सोलर। फिर सोलर की जो फैमिली होगी, सन की जो फैमिली होगी उसे बोल दिया सोलर सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ से आया है। अब सोलर सिस्टम का पार्ट सन भी है, प्लैनेट भी है, एस्ट्रॉयड है, मीटरॉयड है, सैटेलाइट है। तो अब सन की बात कर लो। सन जो है वो सेंटर में पड़ता है सोलर सिस्टम के, एक ह्यूज है, गैसेस से मिलके बना हुआ है, हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। पुलिंग फोर्स देता है, ये सोलर सिस्टम को बांध के रखता है पूरी तरीके से, जैसे अर्थ हमें बांध के रखती है ह्यूमंस को, इसी तरीके से जो है सन का जो फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, वो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, भागने नहीं देता इधर उधर, ठीक है। तो यही सन का पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करवाता है, जो पूरे प्लैनेट्स को, पूरे सबको जो है वो बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है पूरे सोलर सिस्टम को, ठीक है। हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। बट हमें इतनी ज़्यादा हीट क्यों फील नहीं होती, इतनी ज़्यादा हीट है उसमें, ठीक है। इतनी ज़्यादा हीट है तो हमें फील क्यों नहीं होती, हम जल क्यों नहीं जाते उसकी रोशनी से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो रीज़न है वो ये है कि वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। वो हमसे बहुत दूर है, बहुत मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है, इस वजह से इतनी हीट हमें वो नहीं लगती है। ये एक रीज़न है। आगे जब 12th 11 की NCERT पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे रीजंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे है 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ की डिस्टेंस जो है सन से, वो इतनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अर्थ की डिस्टेंस से सन से कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर जो है अर्थ की डिस्टेंस है सन से। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स जो है हमारे पास में 8 प्लैनेट है, ठीक है। 9 नहीं है, 9 पहले हुआ करते थे, अभी हमारे पास में 8 है, ठीक है। कितने हैं, 8 है। और 8 के नाम याद रखना चाहिए, और वो भी सीरीज वाइज, पहले कौन पड़ता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। इसी तरीके से देखो मरकरी पहले आता है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। देखो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बीच में पड़ता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ पे बहुत सारे आपको एस्ट्रॉइड देखने को मिलते हैं। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो होते हैं वो एक तरीके के होते हैं, ये दूसरे तरीके के होते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है इनमें, ये इनर प्लैनेट होते हैं जो अंदर पड़ रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट है, और बाकी के जो है वो आउटर प्लैनेट है, ठीक है। या फिर इन्हें अर्थ लाइक भी बोल सकते हैं, या इन्हें जूवियन बोल सकते हैं। जूवियन मतलब जुपिटर की तरह, जुपिटर जो है वो गैसेस से, ये सारे बाहर के जो आउटर प्लैनेट है वो गैसेस से मिलके बने हुए हैं। बाकी के अंदर प्लैनेट जो है वो रॉक से मिलके, मेटल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। अर्थ, मार्स, और ये डेंस होते हैं, ये थोड़े लाइट होते हैं, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें इनके बारे में, ये इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट है, और इनका जो पूरी तरीके से सीरीज वाइज कि पहला कौन है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। दूसरा क्या होता है कि ये सारे जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के आसपास जो है वो रिवॉल्व करते हैं, कि ऐसा नहीं होगा कि और ये अर्थ है, ये सन का ऑर्बिट करे तो थोड़ी देर में ये किसी की दूसरे की ऑर्बिट में घुस जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करेगी, अपनी ऑर्बिट में चलेगी, ठीक है। एक फिक्स्ड ऑर्बिट है हर किसी की, और अपनी ही ऑर्बिट में ये क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे सन के आसपास। अब मरकरी जो है वो नियरेस्ट है सन के, और 88 डेज लेती है वो एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब सन का एक चक्कर लगाने के लिए इसको लगते हैं 88 डेज, मरकरी को कितने, 88 डेज। फिर वीनस आता है, जिसको हम अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है, अर्थ के सिमिलर है, इस वजह से इनको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अभी पहले हमारे पास में 9 प्लैनेट हुआ करते थे, अभी सिर्फ 8 है। ये इसको हटाया क्यों, देखो 2006 में क्या होता है, अभी रिसेंटली ही इसको कंसिडर किया गया था प्लैनेट की तरह, बट एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि अर्थ जो है, ये सॉरी प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन इसको हम प्लैनेट नहीं कह सकते हैं,
ठीक है, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये क्या करता है प्लूटो, एक तो इसका साइज़ छोटा है और दूसरा एक प्लैनेट के डेफिनेशन में ये आता है कि प्लैनेट जो है जो दूसरे की ऑर्बिट में नहीं जाएंगे, ठीक है, अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करेंगे, उन्हें हम प्लैनेट कहेंगे। कि ये क्या करता है, दूसरे की ऑर्बिट में भी चला जाता है, इस वजह से इसे हम कंसिडर नहीं करते हैं एक प्लैनेट की तरह। इसे हमने कहा ड्वार्फ प्लैनेट, जो छोटा प्लैनेट है। उसी तरीके से ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं, लेकिन प्लैनेट इसे हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट कहने के लिए बहुत छोटा है। दूसरा, यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं, जियोलॉजी, मतलब जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। जियोमेट्री, जब हम मेजरमेंट करते हैं अर्थ का उसे जियोमेट्री कहते हैं। जियोइड, मतलब कि अर्थ का शेप बताते हैं तो उसे हम जियोइड कहते हैं। जब अर्थ की स्टडी करेंगे तो जियोलॉजी, अर्थ को मेज़र करेंगे तो जियोमेट्री, अर्थ का शेप डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, जियोइड। अर्थ का शेप भी तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, अर्थ का शेप जो है वो जियोइड होता है, ठीक है। अब अर्थ की बात कर लो। मरकरी का पता चला 88 डेज लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। फिर वीनस का पता चला कि अर्थ का ट्विन है। प्लूटो का पता चला ड्वार्फ प्लैनेट है। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। इसी वजह से मैंने बोला कि क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले कौन आता है फिर बाद में कौन आता है, ठीक है। तो पहले कौन पास पड़ता है फिर दूर कौन है। इसी तरीके से अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट है, तीसरा प्लैनेट है जो सन के पास में है। फिफ्थ लार्जेस्ट है, पूरे प्लैनेट जितने भी 8 प्लैनेट हमारे पास में है उनमें से ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, अर्थ। और इसका शेप जो है वो जियोइड होता है। जियोइड मतलब क्या, जियोइड मतलब कि ये फ्लैटेंड है पोल से और टैपर्ड है अपने जो इक्वेटर वाली साइड से। इस तरीके से अर्थ का स्ट्रक्चर है जियोइड शेप का। ऐसा अभी तक तो हमेशा बोल रहे थे ऐसा होता है अर्थ ऐसा गोल, लेकिन नहीं, एक्चुअल में अर्थ का शेप जो है वो जियोइड है, मतलब कि टैपर्ड है नॉर्थ की साइड से और बल्जिंग है पूरे इक्वेटर या इस तरीके की साइड से, ठीक है। तो याद रखना कि अर्थ का शेप क्या है, जियोइड है। अब यहाँ पे हमें एक पर्सन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट पर्सन है आर्यभट्ट, जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर है। उन्होंने ही कहा था कि मून और प्लैनेट्स जो हैं वो किसी सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं और वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। पहले फेमस एस्ट्रोनॉमर है ये, जिन्होंने कहा था कि सारे जो प्लैनेट्स हैं या फिर जो मून है वो सन की लाइट से ही क्या करते हैं, शाइन करते हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। और अर्थ का पता चल गया, जियोइड का पता चल गया कि टैपर्ड है नॉर्थ पोल साइड से और फ्लैटेंड है पोल साइड से और टैपर्ड है अपना यहाँ पे बल्जिंग है इक्वेटर वाली साइड से, ठीक है। आगे यहाँ पे पता चल रहा है कि अर्थ जो है, एक और इन्फॉर्मेशन कि अर्थ के पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है सर्वाइवल के लिए। जैसे वाटर है हमारे पास में, एयर है, ठीक है, ना तो ये ज़्यादा ठंडी है और ना ज़्यादा गर्म है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अच्छी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में, कि ना तो उसमें ज़्यादा हीट पड़ती है ना ज़्यादा कोल्ड है। वो सारी फेवरेबल कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। वाटर अवेलेबल, एयर है हमारे सर्वाइवल के लिए। और इसका 2/3 पार्ट जो है वो क्या हुआ है, पानी से भरा हुआ है, 2/3 पार्ट। इसका मतलब अगर तुम्हें नहीं पता हो मैं समझा देती हूँ कि अगर मैं बोलूँ 1/3, मैं बोलूँ 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 में से 1 हिस्सा जो है वो क्या इससे कवर है, या 3 में से 2 जो है वो। इसी तरीके से अगर 3 पार्ट है अर्थ के, उनमें से 2 पार्ट तो है पूरा पानी से भरा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो इसका 2 पार्ट जो है, 2/3 पार्ट जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। इस वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि अर्थ की तरह दिखता है, ठीक है। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 जो पूरा एरिया है वो पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे सारी फेवरेबल कंडीशन है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब लाइट की स्पीड के बारे में यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। सन की लाइट जो है हमारे पास में पहुँचने में कितना समय लगता होगा कितना समय लगता होगा, उसका अंदाज़ा हम लगाएंगे कि लाइट कौन सी स्पीड से ट्रैवल करती है। देखो लाइट स्पीड ट्रैवल करती है 3 लाख
किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 3 लाख पर किलोमीटर मतलब कि 3 लाख किलोमीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर बोल सकते हैं, 350, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करेगी 1 सेकेंड में। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से इसको पहुंचने में, हमारे पास में, अर्थ के पास में पहुंचने में इसको लगते हैं 8 मिनट। कितने? 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट लगते हैं अर्थ पे पहुंचने में। लाइट को सन से आती ना जो, उसे, और कितने स्पीड में ट्रेवल करती है, इसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना। हमारे यहाँ पे पहुँचने में इसको 8 मिनट लगते हैं। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में तो आपने सुना होगा, पहले पर्सन है जिन्होंने मून के सरफेस पे कदम रखे, ठीक है। मून की सतह पे पहुँचे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। 1969 को पहली बार कोई पर्सन, कोई मैन जो है वो मून की सतह पे कदम रखे उसने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। मून के बारे में डिस्कस कर लो, अर्थ के बारे में तो पता चल गया है बहुत सारी चीज़ें। अब मून देखो 1/4 ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ अगर पूरी है तो इसका इतना पार्ट जो है वो क्या है? मून है, ठीक है। इसका बताया जा रहा है शेप, साइज़ के बारे में कि इसका कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1/4 है अर्थ का। हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है सन से, इस वजह से ये हमें बड़ा देखने को मिलता है सन से, ठीक है। लेकिन ये है छोटा ही अर्थ से बहुत। अब ये कितनी दूर है हमसे? जैसे कि मून, जो सन की जो डिस्टेंस है हमसे कितनी थी? 150 मिलियन, ठीक है। इसकी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, अर्थ से। इसकी डिस्टेंस मून की 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। और सन की डिस्टेंस अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ो। देखो मून जो है वो कंप्लीट करता है अपना एक रिवोल्यूशन भी और अपना एक रोटेशन भी 27 डेज में, ठीक है। कि मून्स मूव अराउंड द अर्थ 27 डेज में, और इट टेक एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट, एक स्पाइन में भी इतना ही समय लेता है। अर्थ का रोटेशन करने में भी इसको लगते हैं 27 दिन, और खुद का रोटेशन करने में भी इसको लगते हैं 27 दिन, ठीक है। तो 27 डेज लेता है। मरकरी कितना लेता है? 88 डेज, ठीक है, पूरे सन को रिवॉल्व करने में, और ये लेता है 27 डेज मून। इसके पास में फेवरेबल कंडीशन नहीं है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है इसके पास में, ठीक है, कि हम वहाँ पे जाके रह सकें क्योंकि सिर्फ प्लैनेट, प्लेन्स, डिप्रेशंस देखने को मिलेंगी इसके सरफेस पे। मून के सरफेस पे हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं वहाँ पे, हमें पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है मून के ऊपर। सैटेलाइट तो मैंने बता दी है कि जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। तो पता है प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी है ये भी। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ह्यूमन मेड क्या है? ह्यूमन मेड जो आर्टिफिशियली हमने बनाई हो, ठीक है आर्टिफिशियली हमने बनाई हो उसे हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट कहते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन ले सकें यूनिवर्स कैसा है, कितने प्लैनेट है, ठीक है। वो सब के लिए ये जाएंगे वहाँ पे, और पूरे यूनिवर्स में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, सोलर सिस्टम में जाएंगे और देखेंगे कि कितने प्लैनेट है, कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस, कितने उनके बोल सकते हैं सैटेलाइट है, ये सब चीज़ें। वो ह्यूमन मेड है, वो आर्टिफिशियल बॉडी है, जिसमें से कुछ इंडियन सैटेलाइट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, याद रखना। कुछ इंडियन सैटेलाइट के दिए गए, जैसे इनसेट, एडुसेट, IRS, ये क्या है? इंडियन सैटेलाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था कि एस्टेरॉयड और मीटरॉयड के बारे में भी हम देखेंगे। सन की फैमिली है, और सन की फैमिली में सोलर सिस्टम, सन की फैमिली में क्या आता है? सन की फैमिली में आते हैं प्लैनेट्स, सन की फैमिली में आते हैं सैटेलाइट, सन की फैमिली में आते हैं एस्टेरॉयड और मीटरॉयड, ठीक है। ये दो बच गए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लो। देखो एस्टेरॉयड क्या होते हैं कि वो सारी न्यूमरस टीनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ये छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू प्लैनेट से अगर मैं बात करूँ, छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो उन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। और ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है,
ठीक है, मैंने बताया था अभी कि ये हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, तो इनके बीच में जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही ये सारी छोटी छोटी बॉडीज़ जो है वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, बस ये तो हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं मीटरॉइड्स की। मीटरॉइड जो है वो रॉक के छोटे छोटे पीसेज होते हैं। ठीक है, रॉक के छोटे छोटे पीसेज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसे हम मीटरॉइड कहते हैं। सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रॉक के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, उसे हम कहते हैं मीटरॉइड। और मीटरॉइड क्या होते हैं कि कभी कभी ये हमारे अर्थ पे भी आ जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं ठीक है, डिप्रेशन। तो अब ये कभी कभी हमारी अर्थ की ऑर्बिट में भी एंटर कर जाते हैं। जब ये एंटर कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो लेयर्स आती है, बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये सब, तो इनमें से क्या होता है कि जब ये किसी लेयर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे इनका फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से इनमें हीट जनरेट होती है, वहाँ पे बर्न होने लगते हैं, ये जलने लगते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं, और इनका छोटा पार्ट अगर वहाँ पे जल गए तो ख़त्म, और थोड़ा बहुत अगर पार्ट बच गया जलने के बाद भी तो वो अर्थ पे पहुँचता है। ठीक है, याद रखना। बाकी मिल्की वे गैलेक्सी देखो बताती हूँ। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी क्या होती है? बिलियंस ऑफ क्लस्टर ऑफ बिलियंस मिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें देखो एक ये है गैलेक्सी। गैलेक्सी में मिलेंगे आपको बहुत सारे स्टार्स। ठीक है, अब ठीक है उसको यूनिवर्स में आपको मिलेंगे बहुत सारे स्टार्स। एक स्टार जो है उसकी फैमिली में पड़ता है प्लैनेट्स भी है, मीटरॉइड भी, एस्ट्रॉइड भी है। तो इसी तरीके से जो एक स्टार की जो फैमिली वो हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी बहुत सारे सोलर सिस्टम, अलग अलग सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कितने बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम होंगे। तो ये गैलेक्सी जो है वो कुछ नहीं है, बस एक क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार पड़ते हैं। गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, और हर स्टार में खुद बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे मीटरॉइड, एस्ट्रॉइड है। ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा स्टार पड़ता है सन, उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। पुराने समय में जो है वो एंशिएंट इंडिया में लोग कहते थे कि ये रिवर लाइट की रिवर है, जो आकाश में लाइट है ना, लाइट की रिवर, जैसे पानी की रिवर होती है, वाटर की रिवर होती है जिसमें पानी भरा होता है, इसी तरीके से ये रिवर है लाइट की, तो इसे आकाश गंगा बोला जाता है। गंगा क्या है? एक रिवर है वाटर की। ठीक है, लेकिन आकाश गंगा की पूरा जो स्काई है वो लाइट से भरा हुआ, इसे इन्होंने बोल दिया था आकाश गंगा। तो गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट याद रखना। और ये सारी गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी मिलके क्या बनाती है? यूनिवर्स। ठीक है, समझ में आया? प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड, सैटेलाइट्स, ये सब मिलके, स्टार, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है कि ये हमारी अर्थ है जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अर्थ जो है ऐसे, अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स है वो मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती है। ठीक है, तो हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा है ये यूनिवर्स है। ठीक है, तो चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। आपका धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप अपने चैनल को, ताकि आपको और भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे इजी से इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा सकें। धन्यवाद।